हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम पिछली कहानी बेसहारा को कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि करुणा अपने ससुराल में पहुंच जाती है और वहां के हालत देखती है, फिर एक कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अब आगे करुणा की नींद टूटी तो देखा कि रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोलते हुए कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई महिलाएं बैठी आपस में बातें कर रही थीं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई और उसने कमरे की लाइट जलाई। फिर वो करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में चल रही थीं। कंगन की रस्म के दौरान करुणा ने अपने पति को ध्यान से देखा। वो मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट में एक अपनापन और स्नेह की झलक थी जिसने करुणा के मन में थोड़ी राहत भर दी। सारी रस्मों के बाद औरतें करुणा और उसके पति रमेश को एक कमरे में छोड़ गईं। रमेश ने करुणा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। उनके शब्दों में सच्चाई और भरोसा था जिसने करुणा के दिल को थोड़ा सा सुकून दिया। फिर रमेश ने कहा, मेरी माँ थोड़ी सख्त स्वभाव की है और मेरे छोटे भाई बंटी को माँ के लाड़ प्यार ने कुछ बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहीं काम पर लग जाए ताकि उसकी भी शादी कर दें। करुणा सब सुन रही थी, उसके मन में आशाओं का एक हल्का सा उजाला फैलने लगा। करुणा को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था, लेकिन इस बीच उसके ताई ताऊजी ने उसकी कोई खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला लें। केवल शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। शोभा से बात करूं तो मुझे लगता है किसी ने मेरा हाल पूछा। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। करुणा ने थोड़ी झिझक से जवाब दिया, शोभा, मैं अभी नहीं आ सकती। दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है। मेरी सास ज्यादा काम नहीं कर पाती, गर्मियों में मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली और वहां एक बड़ा सा अस्पताल बनाने का सपना देखने लगे। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बैंक से लोन लेकर एक भव्य अस्पताल का निर्माण किया जिसमें हर सुविधा उपलब्ध थी। दिन रात की मेहनत और संघर्ष के बीच 2 साल बीत गए। इस बीच न करुणा का कोई फोन आया, न शोभा उससे बात कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी। अचानक उसे करुणा का ख्याल आया और उसे भीतर तक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, अपनी परेशानियों में करुणा को तो बिल्कुल भूल ही गई। नहीं उसका कोई फोन आया और नहीं मैंने उससे बात की। करण ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्या करे शोभा, इतना बड़ा काम था कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। चलो अब फोन कर लो। शोभा ने फौरन फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट बढ़ने लगी। कई बार मिलाने पर भी जब फोन नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो। गांव में कई बार रात को लाइट नहीं होती, शायद चार्ज नहीं हुआ होगा। कल दिन में उसके पति को मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन भी शोभा ने करुणा का फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही मिला। इस बार शोभा की चिंता बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे कुछ ठीक नहीं है, पर उसके पास करुणा के ससुराल का पता भी नहीं था कि वह जाकर पता कर सके। कई दिन इसी तरह बेचैनी में बीते और करुणा का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार एक दिन शोभा ने फैसला किया कि वह अपने गांव जाकर पता लगाएगी। अस्पताल का काम निपटाकर वह अपनी गाड़ी लेकर सीधे अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसे देखा तो भावुक हो उठी। बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गईं। पूरे 2 साल बाद आई है। शोभा माँ से गले लगकर फफक पड़ी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। क्या करती माँ, अस्पताल खोलने की भागदौड़ में समय ही नहीं मिला। अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई आपसे मिलने। चाय नाश्ते के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गईं।
शोभा ने पूछा, माँ, करुणा के बारे में कुछ पता चला क्या? कई दिन से फोन लगा रही हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माँ ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटी, उसके ताई से तो ढंग से बात होती नहीं। बस इतना पता है कि उसके ताऊ ने उसके घर को किराए पर चढ़ा दिया है और अब उसे बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। शोभा के मन में एक अजीब सी कशिश थी। उसने निराश होकर कहा, क्या मैं एक बार उनके पास जाकर पूछूं? शायद उन्हें कुछ पता हो। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, वो लोग तुझे पसंद नहीं करते। अगर तू उनसे मिलेगी तो वे और भड़क जाएंगे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें करुणा के बारे में कुछ पता होगा। आखिर उन्होंने कभी उसे पगफेरे के लिए भी तो नहीं बुलाया। लेकिन शोभा का मन नहीं माना। वह भारी दिल से करुणा के ताऊ के घर पहुंच गई। दरवाजे पर उसने कई बार दस्तक दी, तब जाकर उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे शोभा, तुम बहुत दिनों बाद आई हो, बताओ क्या काम है? ताई के शब्दों में औपचारिकता थी, लेकिन दिल में ठंडापन झलक रहा था। शोभा ने एक टूटी आवाज में कहा, ताई जी, करुणा की कोई खबर है क्या? कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है। ये सुनकर ताई ने बिना किसी चिंता के हंसते हुए कहा, अरे, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, वो तो राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। ताई की बातों ने शोभा के दिल में गहरी उदासी भर दी, मानो किसी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। फिर भी उसने धीरे से कहा, ताई जी, आप बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं खुद ढूंढ लूंगी। ताई ने ठंडे स्वर में मुंह बनाते हुए कहा, बेटी, मुझे तो पता नहीं। तेरे ताऊ शहर गए हैं। शोभा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह निराश होकर वापस लौट आई। उसका दिल भारी था और मन में अनगिनत सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। शाम के करीब 6 बजे शोभा अस्पताल से घर के लिए निकल ही रही थी कि अचानक उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बजी तो आखिरकार बेमन से फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से करुणा की रोती हुई आवाज सुनते ही शोभा का दिल बैठ गया। वह चौंक गई और चिंतित स्वर में बोली, करुणा, तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? क्या हुआ? तेरे पति ने कुछ कहा है क्या? करुणा घुटी हुई आवाज में मानो सारी हिम्मत जुटाते हुए बस इतना ही कह पाई, शोभा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांगकर बात कर रही हूँ। तू यहाँ जल्दी आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। शोभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराहट में कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक। हम बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। जिनसे फोन लिया है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने चाय वाले को फोन पकड़ा दिया। शोभा ने जल्दी से कहा, भैया, क्या आप वहीं बस स्टैंड पर हैं? यह मेरी जानने वाली हैं। इनका ध्यान रखना, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाले ने करुणा की रोनी हुई हालत देख सहानुभूति से जवाब दिया, बहन जी बहुत देर से यहाँ रो रही हैं। मेरी यही चाय की दुकान है, आप जल्दी आ जाइए। शोभा ने तुरंत करण को फोन किया। करण सारे काम छोड़कर उसके पास आ गया और दोनों तेजी से करुणा के बताए बस स्टैंड की ओर निकल पड़े। रास्ते में करण ने कहा, हमें पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। मेरा दोस्त सुनील वहीं पास में ही रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास करुणा की कोई फोटो है तो मुझे भेज दो। करण ने फौरन सुनील को कॉल किया, भाई, तेरी मदद चाहिए। तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ। ये शोभा की दोस्त है, बहुत परेशानी में है। हम रास्ते में हैं, लेकिन तब तक तू उसका ख्याल रख, कोई उसे नुकसान न पहुंचा पाए। सुनील ने भरोसे से जवाब दिया, भाई, चिंता मत कर, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं और तुझसे भी उसकी बात करा दूंगा। करण और शोभा को कुछ राहत मिली। सुनील अपनी बाइक पर जल्दी से बस स्टैंड पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने चाय वाले से पूछा तो उसने इशारा किया। सुनील ने देखा, सामने एक कमजोर सी औरत पुरानी सी साड़ी में सहमी हुई बैठी थी।
शादी की फोटो से उसे पहचान पाना मुश्किल था, पर उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि यही करुणा है। सुनील ने हल्के और आश्वासन भरे स्वर में कहा, बहन, मुझे शोभा ने भेजा है। आप ठीक हैं, चिंता मत करो, वो बस आ ही रहे हैं। ये सुनकर करुणा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मेरा देवर मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। सुनील ने बिना किसी झिझक के कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं यही हूँ। उसने चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट लिया और करुणा के पास लाकर रख दिया। करुणा ने थकी और डरी हुई हालत में चाय पीना शुरू किया। जब वह चाय खत्म कर चुकी तो सुनील ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवा देता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा की आवाज चिंतित थी, करुणा, अब बता क्या बात है। करुणा बहुत डरी हुई थी, उसकी आवाज में ट्रेमा था। उसने मुश्किल से कहा, बस बहन, तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। ये कहकर करुणा ने फोन सुनील को पकड़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। शोभा ने सुनील से पूछा, भैया, इसने कुछ बताया क्या। सुनील ने गंभीरता से जवाब दिया, भाभी, ये बहू डरी हुई हैं। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है। हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता। आप आराम से आ जाओ। ये सुनकर शोभा ने राहत की सांस ली और कहा, भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बचपन की सहेली हैं। 2 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी, ये भी तो मेरी बहन जैसी हैं। आप चिंता मत करें, आराम से आ जाओ। शोभा ने फोन काट दिया और करण से घबराई हुई आवाज में बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका देवर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसका पति कहाँ है। करुणा ने बताया था कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है। लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। करण ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा, चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना। फोन पर न वो बता पाएगी, न तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहाँ पहुँच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। करण की आवाज में सुरक्षा का एहसास था, लेकिन शोभा की चिंता कम नहीं हो रही थी। शोभा बहुत परेशान थी और गुस्से में बोली, हे भगवान, करुणा मिली भी तो किस हाल में। बेचारी के जीवन में कोई न कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता नहीं हैं और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। अपने साथ शहर ही ले जाता। उसकी आंखों में आंसू थे और वह करुणा की मजबूरी के लिए दुखी थी। शोभा जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची और करुणा को देखा, तो उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसकी वही हंसमुख, जोशीली सहेली है। करुणा की हालत देखकर शोभा का दिल जैसे टूट गया। वह पुरानी, मटमैली साड़ी में लिपटी, दुबली पतली और थकी हुई नजर आ रही थी। चेहरे पर मुरझाए हुए भाव, आंखों में नमी और उस छोटे से कपड़े के बैग को जैसे उसने अपनी अंतिम उम्मीद की तरह कसकर पकड़ रखा था। शोभा एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई, बस हैरान होकर उसे देखती रह गई। फिर आखिरकार उसने कांपते हुए स्वर में कहा, करुणा। करुणा ने सिर झुकाए हुए सुनी, जैसे उसका नाम पुकारा गया हो, जैसे उस आवाज में उसे पनाह मिल गई हो। उसने नजरें उठाई और जैसे ही शोभा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत शोभा से लिपट गई और उसकी हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कांपते होठों से बस यही कह पाई, बहन, तू आ गई। मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने करुणा को कसकर गले लगाया,
मानो उसे अपनी बाहों में हर खतरे से छुपा लेना चाहती हो। उसके अपने भी आंसू निकल पड़े, लेकिन वह खुद को संभालते हुए करुणा के सिर पर हाथ फेरने लगी। धीमे से बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तू क्यों नहीं एक बार मुझे फोन कर पाई? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। मुझे न तेरी ससुराल का पता था और न तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं पहुंच जाती तुझ तक। शोभा ने एक ही सांस में ये सब कहा। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और तड़प साफ झलक रही थी। इतने समय से खोई हुई अपनी सहेली को इस हाल में देखना उसके लिए दिल तोड़ने वाला था। शोभा के मजबूत हाथों की पकड़ में करुणा के दिल में एक छोटी सी राहत की लौ जली, जैसे उसे यकीन होने लगा हो कि अब वह सुरक्षित है। करुणा बस रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने गंभीरता से कहा, शोभा, इन्हें घर ले चलो। अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुँचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने सहमति में सिर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बैठाया। करुणा को गाड़ी में बिठाकर शोभा और करण ने सुनील का धन्यवाद किया और उसके साथ घर की ओर चल पड़े। करुणा और शोभा दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। शोभा ने करुणा का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे उसे अपने सहारे की जरूरत थी। करुणा बुरी तरह डर रही थी, उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। शोभा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, करुणा, बिल्कुल मत डर। अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। ये सुनकर करुणा ने थोड़ी राहत महसूस की। शोभा ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई और करुणा ने हिचकिचाते हुए पानी पिया। फिर वो कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सिर से टल गई हो। कुछ देर बाद शोभा ने पूछा, करुणा, तू ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं? अब तू बता पाएगी क्या हुआ? करुणा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, शोभा, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च वे ही चलाते थे। इनका छोटा भाई यानी मेरा देवर कोई काम नहीं करता था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता था और शाम को शराब पीकर आ जाता था। कई बार तो उनका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निपटाते थे। पैसे भी देते थे, थाने में जाकर कई बार उसकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इधर मेरी सास हमेशा मेरे देवर का पक्ष लेती थी। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 6 महीने पहले हम रात को खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी 2 लोग बाइक पर हमारे घर आए और मेरे देवर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वे जबरदस्ती घर में घुसने लगे। क्योंकि मेरे देवर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे, वे सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। ये देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। करुणा की आवाज में खौफ और दुख दोनों थे और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, जैसे उस भयानक पल की याद ने उसे फिर से जकड़ लिया हो। ये कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, जैसे उसकी दर्द भरी यादें फिर से जीवित हो गई हों। उसकी बातें सुनकर शोभा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दिल टूटने का एहसास हर पल बढ़ता जा रहा था। करुणा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी, जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। करुणा ने आगे कहा, वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता, जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते, उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए।
उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी? घर का काम कौन करेगा? उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, जैसे उस दर्द भरे समय को वो कभी भूल नहीं सकती थी। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अब जीऊं भी तो किसके लिए, लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है, तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार मांझी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो तुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी तो मैंने सुना मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी कि मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ, तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पीना। सुबह हम लोगों से कह देंगे कि शराब के नशे में ये सब हो गया, अब दोनों की शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर ना कहीं भागने लायक रहेगी, ना किसी को कुछ बताने लायक। मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई, मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। ये कहकर करुणा फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। करुणा की आंखों में आंसू थे जब उसने शोभा को देखा और कहा, हे भगवान, इतना सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी, जैसे वो अपने दुखों को साझा करने का एक और मौका पा रही हो। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। उसकी बातों में ऐसा दर्द था जैसे उसके दिल की गहराइयों में एक ठहरी हुई तन्हाई हो। शोभा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से तू हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर करुणा ने एक पल के लिए राहत महसूस की, लेकिन उसकी चिंताओं का बोझ अभी भी उसके दिल में था। करुणा शोभा के गले लगकर रोती रही, जैसे वह अपनी सारी पीड़ा को एक बार में ही छोड़ देना चाहती हो। रास्ते भर शोभा उसे तसल्ली देती रही, उसके शब्दों में प्यार और सहानुभूति का एक समंदर था। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई, लेकिन उसके सपनों में भी वही डर और दुख थे। जब घर पहुँचे, शोभा ने करुणा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। करण थक जाने के कारण सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में एक हलचल थी, एक चिंता जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन जब करुणा सोकर उठी, वह अपने बिस्तर पर बैठी थी और उसके सिर में दर्द से हलचल मच रही थी। तभी शोभा उसके कमरे में आई और उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। कैसी है करुणा, क्या हुआ, सिर पकड़कर क्यों बैठी है? करुणा ने सिर पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शोभा ने तुरंत उसके लिए एक टैबलेट ले आई और उसे गर्म पानी के साथ दी। करुणा, तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, शोभा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की चिंता थी। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 2 साल से तुझसे मिल नहीं पाई।
करुणा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया। शोभा, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी सास का व्यवहार बहुत खराब है। वो तेरी बेइज्जती करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ। और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर, शोभा ने कहा। कुछ ही देर में मेड आ गई। शोभा ने उसे कुछ समझाया और वह अपने काम में लग गई। मेड करुणा के पास आए और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वह अपने काम में लग गई। करुणा फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। इधर शोभा हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को शोभा और करण लंच करने बैठे। करण, हमें करुणा के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर करण ने कहा, देखो शोभा, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। तुम समझो, उसने अभी 6 महीने पहले अपने पति की मौत देखी है। पिछले 6 महीने में उसने जो कुछ झेला है वह सब बहुत कठिन है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई है, इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम 2-3 महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी 15-20 दिन उसे घर पर आराम करने दो, फिर कभी कभी हॉस्पिटल ले आना ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन ये याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना, करण ने समझाते हुए कहा। शोभा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। करण ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे 1 सप्ताह आराम करने दो। फिर उसे शॉपिंग पर ले जाना, उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना। उसे अच्छा लगेगा। शोभा ने मान लिया। शाम को शोभा कुछ फल लेकर करुणा के पास पहुंची। करुणा, कैसा बीता दिन? कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल हैं, मैं तेरे लिए लाई हूँ। इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, कभी ऐसे ही पड़े रहें। तू बहुत कमजोर हो गई है। करुणा ने शोभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी, कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी। मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर शोभा ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है। फिलहाल आराम कर। रही बात काम की तो वो सब बाद में। पहले अपनी शक्ल देख, कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर करुणा थोड़ी मुस्कुराए और कहा, चलो, मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई। ये कहकर शोभा हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। करुणा को आए 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच शोभा उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल भी ले जाती थी। करुणा अब बहुत बदल गई थी। वो अब हंसने लगी थी। शोभा की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इस बीच करुणा बार बार शोभा से काम के लिए कहती, लेकिन शोभा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच करुणा करण से भी काफी घुल मिल गई थी। करण करुणा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब करुणा उसे जीजाजी कह कर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 3 महीने बीत जाने पर एक दिन करुणा ने शोभा से पूछा, शोभा देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे, या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। शोभा बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। शोभा करुणा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर करुणा शोभा के साथ साथ मरीज देखने जाती है। करुणा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 15 दिन में करुणा सब कुछ समझ जाती है। शोभा उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वो अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखती है।
हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते हैं, उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे शोभा का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो शोभा, करुणा से पूछो, ये कहकर उसे करुणा के पास भेज देती थी। करण का काम भी काफी हल्का हो गया था। करुणा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन शोभा की तबीयत खराब हो जाती है। वह हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। शोभा का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब आगे क्या होगा, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। आखिर करुणा इस बात को सुनकर क्या रिएक्ट करती है, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।